हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग क्लास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो हमारे देश में करंट टॉपिक है फिलिस्तीन और इजराइल विवाद, उसको हम समझेंगे क्योंकि इस साल जो है 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इजराइल और भारत के रिलेशन। पिछले साल हमारे नए टॉपिक में ऐड ऑन हुए हमारे जो कुछ पुराने संबंध थे जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, उन संबंधों को खत्म करके जो नए नए भारत के संबंध बने, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इजराइल का संबंध है। तो इसीलिए आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है और एग्जाम से भी ज्यादा हमें अपने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में पता होनी चाहिए कि आखिर ये फिलिस्तीन और इजराइल विवाद क्या है, क्यों ये आपस में लड़ते रहते, कई बार इनके बीच में टेंशन, तनाव, युद्ध हुए हैं। तो आखिर ये विवाद क्यों है, क्यों फिलिस्तीन और जो इजराइल है स्टार्टिंग से ही मेरी जमीन तेरी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई स्टार्ट कैसी हुई, कैसे सिचुएशन बने और आज अभी करंट स्टेटस में किस तरह से जो माहौल है खराब होता जा रहा है। दूसरा सवाल बहुत से स्टूडेंट का है कि हमने पीछे जो लास्ट ईयर हमने बच्चों को पढ़ाया था कि भारत और इजराइल के जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं। अभी करंटली जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है इस संबंध में और ज्यादा जो मजबूती आई है। इससे पहले हमने बताया था कि इजराइल एक हमारा ऐसा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे कहते हैं पक्का दोस्त है, कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है इजराइल जो है हमेशा खड़ा रहा है, अनकंडीशन, बिना किसी शर्त के खड़ा रहा है। चाहे वो 1999 का कारगिल वॉर हो या अभी हाल ही में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी इजराइल ने भारत को पूरा सपोर्ट किया था और उसने कहा था कि वो अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के वो भारत के साथ खड़ा हुआ है और हर संभव मदद वो भारत को करेगा। कई बार उसने देखा है कि भारत की मदद की है हर चीज में, स्पेशली जो रक्षात्मक है, डिफेंस है, बहुत ज्यादा हमारा उनके साथ रिलेशन बढ़ रहे हैं। तो आखिर अभी क्या रीजन है कि अभी रिसेंटली जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 25 देशों को धन्यवाद बोला है, थैंक्स बोला है कि उनके साथ खड़े होने के लिए, जिसमें भारत का नाम नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन था कि क्या मैम भारत और इजराइल के जो रिलेशन है इतने मजबूत रिलेशन है, हर टाइम पे इजराइल हमारे साथ खड़ा रहता है और 2014 के बाद तो और ज्यादा रिलेशन बढ़े हैं, हमारे बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं उनके साथ हमारी पार्टनरशिप बढ़ रही है। तो क्या इस तरह से अगर भारत क्लियर स्टैंड नहीं लेगा तो क्या इजराइल और भारत के संबंध में खराब हो जाएंगे, क्या कड़वाहट आ जाएगी? और भारत इजराइल के साथ खुला रूप से क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्या रीजन है, भारत की क्या मजबूरी है कि वो इजराइल को ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? तो इन सब चीजों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी संबंध को समझने के लिए हमें उसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा कि फिलिस्तीन और इजराइल विवाद क्या है। उसके बाद हमने दो टॉपिक में बांटे हुए, ध्यान रखना है, एक हम पढ़ेंगे 1948 से पहले और एक 1948 के बाद, क्योंकि 1948 के बाद ही 1948 के बाद जो इजराइल है वो एक अस्तित्व आया था, एक इंडिपेंडेंट देश बना था। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम देश है अभी भी इसको एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत से देशों ने इसको दर्जा दे दिया है और आज के टाइम में जो इजराइल है वो इतना शक्तिशाली देश बन चुका है। हालांकि उसकी आबादी मैंने बताया था ना 1 करोड़ से भी कम है, एक बहुत छोटा सा देश है, बट टेक्नोलॉजी के मामले में, स्टार्टअप के मामले में, इंटेलिजेंसी के मामले में, ठीक है, डिफेंस गुड्स के मामले में वो इतना आगे निकल चुका है कि आज इतने सारे जो अरब देश है जिन्होंने एक साथ 6 देशों ने मिलकर उस पर अटैक किया और कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल युद्ध को जीत लेता है। तो आखिर ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, तो इसीलिए कि जो इजराइल है वो वहां पे जो पूरे विश्व में एक इजराइल ही ऐसा देश है जहां पे जो यहूदी है, ज्यूज कहते हैं जिन्हें, कि वो मेजोरिटी में है, बाकी पूरे विश्व में कहीं पे भी इनकी संख्या नहीं दिखेगी आपको। यही एक ऐसे समुदाय है जिनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है और जबकि ये जो समुदाय है बहुत ही पुराना है, यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियन, इन सबसे भी पुराने हैं। अगर इनका इतिहास उठा के देखें तो 3000 साल पुराने हैं, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम आए, लेकिन इसके बावजूद इन्हें धरती पर कहीं पे भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जगह नहीं मिली। शुरू से उन्हें लैंड के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये लोग जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, एजुकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और यही रीजन है कि आज मात्र 1 करोड़ भी इनकी जनसंख्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विश्व में उन्होंने अपना दबदबा बना रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से कि यहाँ पे हम बात करते पहले कि जो फिलिस्तीन था, यहाँ पे पैलेस्टीन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट अपना देश था। लेकिन यहाँ पे यहूदी कैसे आए, कैसे ज्यूज लोग यहाँ पे आए और उन्होंने पूरे फिलिस्तीन पे कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो हम बात करते पहले कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा
अत्याचार हुआ तो मैंने बताया यहूदी लोग थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आप लोगों ने देखा कि कितना अत्याचार इनके ऊपर हुआ। जर्मनी में हिटलर ने इनके एक तरह से इनको पूरी बर्बाद करने की कोशिश की थी। जो इतने भी ज्यूज थे, यहूदी जिनको बोलते, उनको एक कमरे में बंद करते, जहरीली गैस छोड़ देते थे और एक छोटी सी खिड़की से खुद देखते रहते थे कि किस तरह से वो तरफ तरफ कर मर रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि आखिर हिटलर की पर्सनली क्या दुश्मनी थी स्पेशली यहूदी लोगों से कि क्यों वो ऐसा करते थे। तो इसके पीछे छोटे से एक रीजन है, मैं बता देती हूँ। आपको पता होगा हिटलर जर्मनी का शासक बना, लेकिन पहले वो शासक नहीं था, एक सेना के रूप में, आर्मी के रूप में काम कर रहा था। तो उस टाइम पे जब क्या हुआ कि जब ब्रिटेन जो थे उस पर अटैक कर रहे थे, तो वो छुपने के लिए, आपको पता है जब आपको लगता है कि अब मैं हारने वाला हूं तो हमें अपना जिंदगी बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइप पे घर में छुपने के लिए जर्मनी के अंदर ही जर्मनी के लोगों के घर में वो छुप गया था और उसने कहा था कि मुझे शरण दे दी जाए और मुझे यहाँ पे बचा लिया जाए। लेकिन वहां पे जो लोग थे उन्होंने क्या करा, जर्मनी के अंदर, जर्मनी के घर में जर्मनी के ही लोग थे, लेकिन उन्होंने उसको कुछ मतलब ऐसी चीजें खिला दी जिसके कारण वो बेहोश हो गया और बाद में उन्होंने क्या करा, जो ब्रिटेन थे उनके लोगों के हाथों में समर्पण उसे कर दिया गया। जिसके बाद उसके साथ हिटलर को पता ही है कि बहुत अत्याचार किया, उसको पीटा गया, उसको कर गया। जब सिचुएशन ठीक हुई तो हिटलर ने पता लगाया कि आखिर जर्मनी में कौन ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया और जिसके कारण से उसने सिक्योरिटी, मतलब जो कहते हैं ना कि जासूसी की, और पाया गया कि वो लोग क्या थे, यहूदी यानी कि ज्यूज लोग थे। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि पूरी कम्युनिटी इनकी क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे और बहुत ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार किया। तो ये बेसिकली रीजन था कि जर्मनी में सबसे ज्यादा इनके साथ अत्याचार हुआ। रशिया हो गया, हर देश में इनके साथ अत्याचार हुआ। केवल अगर सॉफ्ट कॉर्नर था तो अमेरिका, इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं प्रॉब्लम क्या, देखिए मेन जो प्रॉब्लम आई ब्रिटेन के द्वारा क्रिएट किया गया। हम सभी जानते हैं कि पहले हमारा देश भी अखंड भारत था। जब ब्रिटिशर आने से पहले ना कोई पाकिस्तान था, ना कोई बांग्लादेश था, पूरा एक भारत था। उसी तरह से फिलिस्तीन भी क्या था, एक देश था। यहाँ पे फिलिस्तीन के लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे। लेकिन ब्रिटेन ने क्या करा, धीरे धीरे वहां पे उन्हें यहूदियों को बोला कि भैया तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेरा साथ दो और तुम्हें क्या करेंगे, उनको बेसिकली कहीं पे भी रहने नहीं दिया जाता। उन्हें कहा कि तुमको हम यहाँ पे बसा देंगे, तुम्हें यहाँ पे तुम अपना एक अलग देश बना सकते हो। और यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लोगों को बिठाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे जो कि देश था फिलिस्तीन का, लेकिन यहाँ पे यहूदी लोगों को बसा दिया गया और धीरे धीरे ये लोग आपस में, को पता था कि जो यहूदी लोग है, ज्यूज लोग है, उनकी संख्या कम, बट ब्रिटेन को पता था वो इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं और ये धीरे धीरे क्या कर लेंगे कि पूरा जो फिलिस्तीन है उसको एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि कभी भी जो मुस्लिम और जो यहूदी लोग है वो आपस में नहीं रह सकते। तो ये जानबूझकर लड़ाई करने के लिए उनको बिठाया गया था। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान आपको पता हो क्या गया था, उसी तरह से इनको ऐसे करने में बहुत मजा आता था। हमारे साथ भी क्या, आज हमारे साथ देख लो, इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा मुद्दा बन चुका जो कभी सॉल्व होने वाला नहीं लगता। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पर भी किया, इनको ये सब चीजें करने में बहुत मजा आता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ था कि 1948 से पहले यहाँ पे जो फिलिस्तीन एक देश था, यहाँ पे यहूदी लोग रहते थे, बट उनका वो देश नहीं था। पूरे विश्व में कहीं पर भी उनका अस्तित्व नहीं था। मैंने बताया इजराइल पहला देश है जहाँ पे जो यहूदी जो लोग है बहुसंख्यक है, यहूदी जब बोल रही यानी कि ज्यूज लोगों ने कहा जाता है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारे फिलिस्तीन में यहूदी लोग आकर रहने लगे। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन है उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो गई और जितने भी देशों पे उसने अपना कब्जा किया था, जैसे भारत पे किया था, तो भारत पे भी उसको आजाद करना पड़ा और वहां से वो चला गया और जाते जाते उसने बहुत बड़ा गेम खेल लिया। इंडिया पाकिस्तान दो टुकड़े बांट दिए और जिसके कारण हमारे आज भी लड़ाई होती है। वही चीज उन्होंने फिलिस्तीन में भी किया कि वहां पे इसराइल के, वहां पे जो यहूदी लोग थे और मुस्लिम लोग थे, दोनों कम्युनिटी के लोग रहते थे, दोनों आपस में लड़ने लगे। तो उन्होंने क्या करा, उस मुद्दे को यूएन में लेकर चले गए। यूएन ने क्या करा कि उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, बोला कि यहाँ पे यहूदी लोग भी रहेंगे, यहाँ पे फिलिस्तीन के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी रहेंगे। और उसका जो एक पर्टिकुलर एरिया था जेरूसलम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको बेसिकली पवित्र स्थान, होली लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनके लिए भी पवित्र स्थान है, जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी स्थान है। क्योंकि आपको पता होगा मुस्लिम लोग मक्का मदीना के बाद तीसरा अगर पवित्र जगह है तो वो इनके लिए वहीं पर है। उसके बाद मैंने बताया जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, और जो ज्यूज है यानी कि जो यहूदी लोग हैं उनका मानना भी है कि इनका जो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ, जो ओरिजिनेट हुआ, ये यहीं से हुआ। तो तीन धर्म के जो पवित्र स्थान है, इनका कहता है कि 8% है पूरा, वो यूएन ने अपने पास में रख लिया। इस तरह से उन्होंने बंटवारा कर दिया। अब बंटवारे में क्या हुआ कि जो समस्या इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ था कि जब आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान बटा था तो पाकिस्तान पूरा एक अलग नहीं था, पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था। आपको पता होगा ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान।
तो यहाँ पर भी जो फिलिस्तीन को बांटा गया तो उसको दो भागों में बांटा गया, बीच बीच में से बांटा गया। तो धीरे धीरे उस पर लड़ाई करते करते इजराइल ने काफी हद तक जो फिलिस्तीन है उसको कैप्चर कर लिया है। और अभी भी जो फिलिस्तीन है वो आपने देखा होगा गाजा पट्टी, जहां से बेसिकली हमास लोग अटैक करते हैं, और एक वेस्ट बैंक। तो इस तरह से ये जानबूझ के ब्रिटेन लोगों ने भारत के साथ भी वही गेम खेला ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, और वही गेम उन्होंने इजराइल में फिलिस्तीन लोगों के साथ और इजराइल यहूदी लोगों के साथ भी वही गेम खेलते रहे। अब आपको पता होगा कि इनको पता है कि जो बड़े बड़े ताकतवर देश है जिनके पास परमाणु बम है, हथियार है, इनका जो मेन बिजनेस है, ये लोग इसीलिए करते हैं ताकि देश आपस में लड़ते रहे, इनका बिजनेस चलता रहे, और आगे से वो क्या करते हैं, इजराइल के साथ है, पीछे से वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है बड़े बड़े सुपर पावर देशों का, और यही सब वो चाहते हैं कि देश में कभी शांति ना रहे, आपस में लोग लड़ते रहे। आपने देखा कि अभी केवल दो देश, जो रशिया है, जो अमेरिका, वो कभी भी लड़ते नहीं है, बाकी सभी देशों को उन्होंने आपस में लड़ाकर रखा हुआ ताकि उनका बिजनेस अच्छा खासा चलता रहे। तो याद रखना आपको कि ब्रिटेन के द्वारा जो प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिएट किया गया था, टुकड़ों में बांट दो जगह जगह पे, और एक कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसके कारण इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते हैं, वही चीज उन्होंने यहाँ पर भी करके अपना गेम स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ तो 1948 से पहले की बात है, ठीक है, यूएनओ ने बंटवारा कर दिया। अब जब यूएनओ ने बंटवारा कर दिया तो वहां के जो फिलिस्तीन लोग थे उन्होंने गुस्सा किया कि भैया देश हमारा, हम दूसरों को क्यों देंगे। सीधी सी बात, अगर आपका घर है, जबरदस्ती आपके घर में आके रहने लग जाएंगे, कुछ दिनों के बाद कहेंगे भैया तुम्हारा घर कम आधा हिस्सा ले लेंगे, जो बाद में आके रहे उसको तो एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है मुझे कुछ भी नहीं था, मैं यहाँ पे रहने लगा, मुझे आधा घर मिल गया। लेकिन जिस लोग का पहले से ही घर है, क्या वो इस चीज के लिए कभी एग्री होंगे? नहीं, वो चीज के लिए कभी एग्री नहीं होंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं, हम इसको देश मानते ही नहीं है, और ये केवल और केवल जो फिलिस्तीन है वो हमारा देश है। इस तरह से वो कभी भी इजराइल को मानने को तैयार नहीं थे। और इसके अलावा जितने भी मुस्लिम देश के लोग थे उन्होंने भी इजराइल के अस्तित्व को नहीं माना। लेकिन बहुत सारे ताकतवर देश, जिसमें कि ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो इन्होंने इसको जो इजराइल है उसको एक देश माना, उसको एक देश का दर्जा दिया। इवन भारत ने भी 1940, आपको याद होगा 48 में जब वोटिंग हुई थी तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में गया था, इजराइल के सपोर्ट में नहीं गया था। उसने, भारत ने भी इसको एक देश मानने से इनकार कर दिया था। तो इसके पीछे में छोटा सा रीजन बता देती हूँ आपको, क्या रीजन था कि भारत ने इजराइल को ऐसा क्यों किया था। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में भी धर्म के नाम पे दो टुकड़े कर दिए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। अगर भारत कहता कि ठीक है कि दूसरे देश ने उसको अक्वायर कर लिया और उसको मिल जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ठीक है, जो ताकतवर देश अगर किसी कमजोर देश को हथियार लेता है, अधिकार जमा लेता है, तो उसको दे देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने हमारे पीओके को हथियाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इस चीज को सही ठहरा रहे हैं। तो वहां पर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत कर और यहाँ पे इजराइल सही है। तो इसलिए हमारी अपनी दिक्कत है, एक डिप्लोमेसी है, जिसके कारण भारत को ये स्टैंड लेना पड़ा। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको पता है जितने भी अरब देश है वो इजराइल से बहुत नफरत करते हैं, यहूदी लोगों से बहुत नफरत करते हैं, और वो उनका अस्तित्व पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। वो मानना ही नहीं चाहते कि इजराइल नाम का कोई देश भी है, ठीक है। और भारत अगर उस टाइम पे इजराइल के साथ जाता तो भारत को इसका बहुत नुकसान होता, अरब देशों से उनके संबंध खराब हो जाते। और भारत उस टाइम पे अरब देशों के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर आपको किसी से बेनिफिट है तो फायदा है, आप दूसरे की लड़ाई में क्यों कूदोगे? आप हमेशा उसको साथ दोगे जिससे आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो भारत ने भी अरब देशों को खुश करने के लिए उसने किसका साथ दिया? फिलिस्तीन का साथ दिया, क्योंकि वहां से तेल की आपूर्ति आपको पता है कि हमारे अरब देशों से ही होता है। हम बहुत सारे हमारे जो भारतीय हैं वो वहां पे जाकर काम करते हैं, रोजगार मिलता है उनको, वहां पे रहते हैं। तो हम उनके साथ इस तरह संबंध खराब नहीं कर सकते थे। इजराइल नया नया देश बना था, कौन जानता था कि इजराइल आगे चलकर इतना शक्तिशाली देश बन जाएगा। ऐसा लगता था कि शायद उसका अस्तित्व खत्म ही कर देंगे अरब देश मिलकर, वो एक इतना शक्तिशाली बन जाएगा, किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। तो भारत ने बहुत ही समझदारी पूर्वक डिसीजन लिया, उस टाइम पे हम कह सकते हैं उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से काम किया और फिलिस्तीन के सपोर्ट में गया और इजराइल को एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में सिचुएशन बदल गया, आपको पता है, क्योंकि जो इतने भी ताकतवर देश थे वो इजराइल के सपोर्ट में थे। और फाइनली 1950 17 सितंबर 1950 को भारत को कहना पड़ा कि हाँ, इजराइल नाम का एक इंडिपेंडेंट देश है, उसको दर्जा देना ही पड़ा। बट उसके बावजूद जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, जो राजनीतिक हम कहते हैं ना रिलेशन होते हैं, हमारे एम्बेसीज खुलती है, दूसरे देशों में जाते हैं, वो तब तक अभी भारत ने नहीं स्टार्ट किया था। अनऑफिशियली तो रिलेशनशिप थे उसके, लेकिन जो ऑफिशियली रिलेशनशिप उसके 1991 के बाद हुए, वो भी हम पढ़ेंगे क्यों हुए। तो यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई कि पहले किस तरह से फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट देश था, वहां पे मुस्लिम लोग रहते थे, लेकिन यहूदियों को वहां पे जबरदस्ती बसा दिया गया ब्रिटेन के द्वारा,
वहां पे वो लोग बस गए और आपस में फिर लड़ने लगे। जब लड़ने लगे और जब ब्रिटेन का शासन वहां पे खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने जैसे भारत को 2 भागों में बांटा, इनको भी बोला ठीक है तुमको यूएन में ले आते हैं, इस मुद्दे को यूएन वाले ही डिसाइड करेंगे। और यूएन आपको पता है किसके हाथों कठपुतली है, जो नचाते हैं वो नाचता है। तो उसी तरह से जो भी वो चाहते थे उस हिसाब से फैसला हो गया और जिसके कारण जो इजराइल जो है एक इंडिपेंडेंट देश बना। लेकिन फिलिस्तीन लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं थे, वो उसको जड़ से खत्म करना चाहते थे और इसी कारण से उनकी लड़ाई चलती रही। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आए थे कि 1948 से पहले, तो 1948 आपको याद रखना है कि 14 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 14 मई 1948 में इजराइल एक इंडिपेंडेंट देश बना। 1940 तो फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा। आपको याद रखना है कि 44% इजराइलियों के थे, 48% जो फिलिस्तीन थे, जो 8% से जेरूसलम कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब पवित्र स्थान कहते होली लैंड है। तो वो किसको मतलब यूएन के हाथ में। ध्यान रखना कि जेरूसलम जो था पवित्र स्थान यहूदियों के लिए भी था, ईसाई के लिए भी था, मुस्लिम लोगों के लिए भी था। तो वो जो 8% था यूएन ने अपने कंट्रोल में रख लिया कि उस पर अपना अधिकार उन्होंने रखा हुआ है ताकि आपस में ये लोग लड़े नहीं, शांति से काम होता है। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि भारत को भी इस तरह से बांटा गया था कि आपस में लड़ते रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना कि वास्तव में कोई भी नहीं चाहता था कि इजराइल और फिलिस्तीन के लोग आपस में मिलकर रहे। इवन जो ऊपर से बोलते हैं कि शांति बहाल करनी चाहिए, शांति बहाल करनी चाहिए, वो लोग भी ऐसा वास्तव में नहीं चाहते। क्योंकि अगर वो चाहते तो 1990 के दशक में, याद रखना आपको कि एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हमारा देश आजाद हुआ और अगले ही साल हमारे पे अटैक किया गया पाकिस्तानियों के द्वारा, उसी तरह से जो फिलिस्तीन और जो ये इजराइल की जो लड़ाई थी उसमें भी क्या हुआ, जैसे इजराइल 1948 में आजाद हुआ, 6 अरब देशों ने मिलकर एक साथ इजराइल पे अटैक किया, उसके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन वो इस युद्ध में 6 के 6 देश हार गए, इजराइल की बड़ी जीत हुई। और ये लड़ाई कहती इजराइल के अस्तित्व की, अगर इजराइल को युद्ध हार जाता तो पूरे विश्व में इजराइलियों का जो अस्तित्व है, जो यहूदी लोगों का जो अस्तित्व है, वही खत्म हो जाता है। क्योंकि विश्व में और कहीं पे भी इतनी बड़ी संख्या में यहूदी लोग रहते नहीं है। तो अस्तित्व की जब लड़ाई आती है तो आपको पूरा 100% देना ही पड़ता है। इजराइल इस युद्ध को जीत गया और इसी कारण से उसके बाद से ये और ज्यादा ताकतवर होने लगा। ऐसे पता है कि अगर मुझे अपने को बचाना है तो मुझे अस्त्र उठाना पड़ेगा, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। और इतने सारे जो भी अरब देश है, मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, मिस्र हो गया, ठीक है, तो इन सभी देशों के बीच में वो घिरा हुआ। उसे पता है कि अगर जिस दिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये अरब देश, ये जो मुस्लिम देश है, मेरे को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और अपनी रक्षा के लिए वो क्या करता है, हथियार उठाता है। तो आपको पता है कि अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना कोई गलत भी नहीं है। लेकिन ये सारी जो लड़ाई है वो पता है कहां से स्टार्ट हुई थी, तो ये आपको समझने की चीज है। अब तो उसको अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे, उसका अस्तित्व पूरी धरती से खत्म हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि पहले हम 90s की थोड़ी बात कर लेते, फिर हम रिसेंट सिचुएशन पे आएंगे। अब भारत में 1992 में पहली बार जो उसके इजराइल की एम्बेसी बनी, वो क्यों बनी ये भी हम समझ लेते हैं कि मैंने बताया 1948 में पहला देश बना। 1950 में भारत ने उसको एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा तो दे दिया, लेकिन तब तक उसके डिप्लोमेटिक ऑफिशियली रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुए। भारत के अंदर उसकी एम्बेसीज नहीं बनी थी। लेकिन 90 के दशक में आपको पता है कि जब आपस में लड़ते रहेंगे तो एक समझदार नेता इजराइल के अंदर आए। वहां पे उन लोगों ने मिस्र ने उस पर अटैक किया। इजराइल ने बदले में मिस्र के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया, बुरी तरह से हराया। जॉर्डन ने अटैक किया था, जॉर्डन को उसने बुरी तरह से हराया। सीरिया, लेबनान, जितने भी पड़ोसी देश थे, जब उस पर इजराइल पर अटैक किया उसने बहुत बुरी तरह से उनको हरा दिया। तो मिस्र के जो नेता थे उस टाइम पे, उनको समझ में आ गया कि इजराइल से लड़कर नहीं रह सकते, आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोनों देश आपस में मिले कि ठीक है शांति से हम रह लेते हैं। तो वहां पे इजराइल ने कहा कि ठीक है, हमने जो भी तुम्हारे एरिया को कैप्चर करा है हम उसको छोड़ देंगे। और बदले में मिस्र ने उसको एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा मान लिया कि ठीक है तुम एक इंडिपेंडेंट देश हो, जो कि इजराइल शुरू से कहता है कि मुस्लिम लोग जितने भी देश है वो मुझे एक देश माने, जैसे दूसरे देशों की रिस्पेक्ट है वैसे मुझे भी हो। तो ये लड़ाई अपने आप ही खत्म हो गई, लेकिन अरब देश ये मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 90 के दशक में धीरे धीरे जैसे सऊदी अरब हो गया, क्योंकि सऊदी अरब समझदार है, उसको समझ में आ गया कि भाई अब इजराइल से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने जो लेबनान है, जॉर्डन है, मिस्र है, सीरिया है, सबको उसने बुरी तरह से हरा दिया। तो जब धीरे धीरे जो मुस्लिम देश है, उसमें से बहुत सारे मुस्लिम देश है, जो अरब देश है, वो इजराइल को एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा देने लगे, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने लगे।
तो भारत ने भी इसका फायदा उठाया और देखा कि जब इन देशों से अच्छे रिलेशन बन रहे हैं तो क्यों ना कि अब मैं जो दोस्ती है उसको ऑफिशियली कर दूं, और उसकी एम्बेसी, याद रखना आपको कि 1992 में उसने स्टार्ट कर दिया। अब वहां से जो संबंध है वो बहुत अच्छे संबंध स्टार्ट हुए, और 1999 में आप लोगों को कारगिल वॉर याद होगा, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जब अमेरिका ने हमें मतलब जीपीएस की सर्विस रोक दी, हमें हथियार देने से मना कर दिया। इवन जब हम कारगिल वॉर कर रहे थे तो यूएन ने भी और अमेरिका दोनों ने इजराइल पे प्रेशर बनाया कि आप उसको हथियार सप्लाई नहीं करें, सप्लाई में डिले करें। लेकिन इसके बावजूद सभी को साइड करते हुए, जबकि अमेरिका इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है, हर बार अमेरिका उसकी मदद करता है। अभी भी आपने देखा खुलकर जॉन बाइडेन ने क्या बोला कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जब भी इजराइल पे अटैक होता है सबसे पहले जो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है। इसके बावजूद उसने हमारी मदद की, और जिसकी मदद से हम लोग 99 में कारगिल वॉर जीते थे। तो जब भी हमारी जरूरत होती, जब भी हमें जरूरत होती है, इजराइल हमारे साथ खड़ा होता है, हमारी मदद करता है। तो इस तरह से हमारे रिलेशन अच्छे होने लगे। और वैसे भी देश में जब जो एनडीए की गवर्नमेंट आती है तब तक हमारे इजराइल से रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। और 2014 के बाद तो बहुत ही अच्छे रिलेशन। एक बार और ध्यान दे देते हैं कि याद रखिए कि 1992 में पहली बार हमारे जो एम्बेसीज है वहां पे इजराइल के बने। उसके बाद 1997 में इजराइल के प्रेसिडेंट है, दोनों को देश का आना जाना स्टार्ट हो गया। आपको पता है जब अच्छे रिलेशन होते हैं तो ट्रैवल्स भी होती है, लोग एक दूसरे देश में जाते हैं संबंध अच्छे बनाने के लिए। तो 1997 में इजराइल के जो प्रेसिडेंट है भारत आए। 2000 में हमारे देश के पहले कोई मंत्री LK अडवाणी जी वहां पे इजराइल गए। फिर 2003 में जो इजराइल के PM है वो हमारे देश में। 2006 में शरद पवार, कपिल सिब्बल, और याद रखना है कि नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2006 में जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो इजराइल के दौरे पे गए थे। ठीक है, तब वो एज CM गए थे। उसके बाद 2016 में सुषमा स्वराज हमारे जो विदेश मंत्री थी, अब वो देश में नहीं रही है, तो वो भी उन्होंने भी इजराइल का दौरा किया। लेकिन सबसे ऐतिहासिक पल तब हुआ जब 2017 में भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी पहले भी इजराइल जा चुके हैं, लेकिन तब वो केवल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब वो इजराइल के अंदर पहली बार किसी देश का, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल में गया, तो ये जो दौरा था, ये जो मतलब एक तरह से यात्रा थी, ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट था। वहां के जो प्रधानमंत्री उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा। और उस टाइम पे हमारे और इजराइल के रिलेशन के 25 साल हो गए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन के 25 साल हो गए थे, उनके एम्बेसीज खुले, तो हमारे रिलेशन बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। आपको याद हो 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, सबसे पहले इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था कि वो इस निंदा के, इस जो भी घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के भारत के साथ इजराइल खड़ा हुआ है, और जिस तरह की मदद भारत कहेगा उस तरह की मदद करने के लिए तैयार है। तो ये देखिए आपने कि हर टाइम पे जब जब हमें जरूरत हुई, सबसे पहले इजराइल हमारे साथ आया, हमें इतना डिफेंस गुड देता है, हर तरह के में जो भी फैसिलिटीज है अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में भी, आपको पता है, फिलिस्तीन का साथ दिया, हमने उसको देश मानने से मना कर दिया, इजराइल के अगेंस्ट वोटिंग की, और खुलकर हमने कभी भी इजराइल का साथ नहीं दिया है। और आज भी हमारा वही सिचुएशन है कि इजराइल ने 25 देशों को जो धन्यवाद किया, थैंक्स किया, उसके साथ खड़े होने के लिए, उसके सपोर्ट में आने के लिए। इन देशों ने कहा कि जो इजराइल है उसको अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने रक्षा का अधिकार है, और ये सभी को अधिकार है। आपको मान लो आपके अस्तित्व पे बात आएगी तो आप पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ये लोग जो यहूदी लोग हैं यहाँ से अगर उजड़ जाएंगे तो फिर इनको पूरी धरती में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी इनको जगह नहीं मिलेगी। तो अब ये तो पुरानी हिस्ट्री हो गई, हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अभी रिसेंट हाल में क्या हुआ है। ये सब तो हमने पुरानी बात कर दी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वास्तव में जो सुपरशाली देश है, शक्तिशाली देश है, वो भी नहीं चाहते कि फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या सॉल्व हो। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर उनकी समस्या सॉल्व हो गई तो ताकतवर देशों को कौन पूछेगा? उनके हथियार जितना बनाते हैं उनका क्या यूज होगा? वो टाइम टाइम पे देशों में लड़ाई कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विवाद बदलता रहे और उनकी रक्षात्मक वस्तु बनती रहे। वो मतलब विश्व पे एक हीरो के रूप में रहे, वो दोनों देश को लड़ाते रहे और एक तरफ सामने आकर उनकी सपोर्ट भी करे। तो इस तरह से उनका काम है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंध अच्छे हो रहे थे, नॉर्मल हो रहे थे, इजराइल के भी जो नेता थे उन्होंने भी समझ में आ गया, उन्होंने कहा ठीक है। और जो फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए आपको पता है PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था,
तो उनके नेता और फिलिस्तीन के नेता के बीच में शांति से बात हुई थी, वो लोग आपस में सहमति हो गए थे। ठीक है, जितने में फिलिस्तीन है फिलिस्तीन के लोग रहेंगे, जितना इजराइल के लोग रहेंगे, अब वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे और दोनों काफी शांतिपूर्ण अच्छा हो गया था माहौल। लेकिन आपको पता है इस बात से जो कट्टर जो मुसलमान थे उनको ये चीज समझ में नहीं आई, और हुआ क्या, जो इजराइल के जो वहां पे जो नेता थे उनकी हत्या कर दी गई थी। अब हत्या कैसे हुई, क्या हुई, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, इस चीज को मैं डिटेल में नहीं बता सकती। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है कि यह जो विवाद है वो ताकतवर देश जानबूझकर क्रिएट किया था, वो लोग चाहते हैं रे। तो अब थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे जो इजराइल है, मान लीजिए ये इजराइल है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा इजराइल जो है यहाँ पे, और यहाँ पे फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। मान लीजिए ये क्या है, वेस्ट बैंक, और ये क्या है, गाजा पट्टी। आपने सुना होगा गाजा पट्टी में हमास एक संगठन है। ठीक है, हमास क्या है, एक संगठन है। ये बेसिकली क्या करता है, फिलिस्तीन पे अटैक करता है, सॉरी इजराइल पे ये बेसिकली अटैक करता है। और हमास को अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल ये क्या मानते हैं, आतंकी संगठन है, क्योंकि ये लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे अटैक करते हैं, रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। ये भी रॉकेट इनके द्वारा बार बार दागा आया था, जिसके कारण जो इजराइल के लोग हैं उनको नुकसान होता है। हालांकि उनको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपको पता हो कि उन्होंने आयरन डोम बना रखे, अगर बाहर से कोई भी अटैक करेगा तो इजराइल के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन विश्व को दिखाने के लिए तो हो जाता नहीं, भैया पहले हम पे अटैक करें, हम उसका जवाब दें। वो अटैक करते हैं, बदले में क्या करता है इजराइल, इतनी तेजी से उन पर अटैक करता है क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो, और हर बार जब जब उस पर अटैक किया गया तब तक फिलिस्तीन के लोगों को अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा है, और यही इजराइल चाहता है। इसीलिए थोड़ा सा जो फिलिस्तीन बचा हुआ है, अगर वो इस तरह से अटैक फिलिस्तीन करेंगे तो कुछ दिनों के बाद सुनेंगे कि पूरा उनका अस्तित्व फिलिस्तीन का खत्म हो चुका, पूरा इजराइल ने उसको अक्वायर कर लिया है। तो यही अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमास, और ये है गाजा पट्टी, ठीक है, यहाँ पे है गाजा पट्टी। तो ये यहाँ पे लोग रहते हैं, ये शांत है, क्योंकि इनके पास जो इजराइल लोग हैं इन्होंने ना तो इनको आर्मी रखने दी है, ना तो नेवी रखने दी है, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना किस तरह के हथियार है। तो ये लोग शांत है, इनके पास केवल डंडे और पत्थर होते हैं जिससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमास है, जिसको आतंकी संगठन ये लोग कहते हैं, तभी कुछ देशों को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, ये लोग मानते हैं कि भाई फिलिस्तीन को बचाने के लिए, ये आजाद कराने के लिए सब इस तरह के काम कर रही है, जिसमें कि रशिया है और जो इतने भी मुस्लिम देश है वो लोग उसको आतंकी संगठन का दर्जा नहीं देते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इजराइल है, अब वो जो ध्यान रखना कि वो जो दो जगह बचा हुआ, पहले जो एक तरह से मान लो 48 यानी 50% जो फिलिस्तीन था, अब केवल थोड़े से टुकड़ों में बचा हुआ है। और अगर इस तरह से अगर फिलिस्तीन नहीं संभलेगा तो इजराइल वाले इस पर अटैक करके पूरी तरह से क्या करेंगे, फिलिस्तीन को खत्म करके पूरा इजराइल वो ले लेंगे। हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो ग्रेटर इजराइल बनाने के मूड में है और उसकी प्लानिंग है, वो हम आगे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि इजराइल, तो अभी जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है इजराइल और हमास के बीच में प्रॉब्लम है, जो फिलिस्तीन लोग हैं इनके पास कोई चीज नहीं है जिससे वो अटैक कर सके, कोई प्रॉब्लम। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत खुलकर साथ क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैंने को बता दिया है कि वो अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन अब जब संबंध अच्छे हो चुके हमारे इजराइल के साथ, इजराइल हमारी इतनी मदद करता है, तो फिर भी हमारे देश की सरकार खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, जिस तरह से अमेरिका या दूसरे देश आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये भारत की अपनी मजबूरी है और इस मजबूरी को हम सबको समझना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को पहले जो एक तरह से जो हिस्ट्री है वो मैंने समझाया, बाकी हम इसके रिलेशन और भारत अभी करंट में क्यों नहीं खुलकर साथ दे रहा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो विवाद क्या है। थैंक यू।